जल्दबाजी के चक्कर में -5 कराने से अच्छा आप किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेके +4 करा लीजिएगा। गलत होता तो -5 होता, सही हो गया तो +4 हो गया, यानी कि आप 9 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए हैं? 9 नंबर आ गए हैं। जिसने उसी क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत कर दिया, आपने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समय लेकर के सही बना दिया, तो आप उस इंसान से 9 नंबर आ गए हैं। 9 नंबर में 10 सीट जो है वो गायब हो जाती है, 50 सीट गायब हो जाती है। आप एम्स पहुंच सकते हैं। आपके मेडिकल कॉलेज का सपना टूटने और बनने के बीच का ये फासला हो सकता है, ये 9 नंबर। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। आप तक ये अनाउंसमेंट शायद पहले पहुंच चुकी होगी, पर मैं एक बार और बता देता हूं, जिनको नहीं पता होगा वो सुन ले कि मोमेंटम कोटा क्लासेस लेकर आया है आप सभी के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स जीतने का मौका, जिसके लिए एक क्विज कंपटीशन रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग लिंक है। इन लिंक्स पर जाइएगा, गूगल फॉर्म खुलेगा, उसमें फॉर्म में आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, टॉपर्स में होते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है उन 5 बच्चों में जो क्रैश कोर्स फ्री करेंगे। 5 बच्चे मैथमेटिक्स से होंगे और 5 बच्चे बायोलॉजी से होंगे। दोनों से 5-5 यानी कि 10 बच्चे होंगे। इससे पहले भी हमने पिछले महीने 7 बच्चे सेलेक्ट किए हैं। ये सारे बच्चे हमारी ऑफलाइन बैचेस में उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ेंगे जो फीस देकर हमारे यहाँ क्लास लेते हैं। तो आपको ये जेन्युइन एक क्रैश कोर्स कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। तो इस मौके का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज का ये जो वीडियो है हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन को लेकर है, और आज जो टॉपिक हम जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं वो एक्सक्रीशन है। अब हम 2 पार्ट्स में इन वीडियोस को बनाएंगे। पहला पार्ट आज का होगा, सेकंड पार्ट अगला फिर से बनाया जाएगा, फिर से उसको अपलोड किया जाएगा। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स विद इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर एक का भी नॉलेज है तो बहुत ज्यादा अच्छे से आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी से इसको आप क्लियर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको मालूम है कि पीकॉक जो है वो पीकॉक बॉडी में से यूरिया रिलीज करता है या यूरिक एसिड रिलीज करता है, उसके पास किडनी है या नहीं वो मालूम है कि नहीं मालूम। ठीक है, अपने को यूरिया और यूरिक एसिड मालूम है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप इनमें से एलिमिनेट करके देखिएगा, उसके बाद देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आगे देखें। चलिए, अब सबसे पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है लेबियो रोहिता, यानी कि रोहू मछली। अब ये जो रोहू मछली होती है ये अमोनोटेलिक तो ठीक है, लेकिन इसमें किडनी होती है प्रॉपर, नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं होती है। ठीक है, इनमें प्रॉपर किडनी होती है। नेफ्रीडिया आप सभी को पता होगा कहां पर पाया जाता है, एनालिडा में। तो यहाँ पर ये इस कारण गलत हो जाता है। सैलेमेंडर जो है उसमें किडनी होता है, क्योंकि सैलेमेंडर एम्फीबिया में है, तो जितने भी कॉर्डेटा फाइलम के मेंबर हैं, कॉर्डेटा फाइलम में किडनी पाया जाएगा, इसलिए लेबियो रोहिता में भी किडनी है। अब किडनी जो है वो है तो, लेकिन क्या इसके बाद यूरिया रिलीज करता है? तो यूरिया रिलीज कर सकता है। अब ये देखिएगा कि ये क्या है, ये एक एम्फीबियन है। एम्फीबियंस क्या कर सकते हैं, हम एम्फीबियन तो लिख डाले भैया। एम्फीबियन क्या कर सकते हैं, क्या ये अमोनिया रिलीज कर सकते हैं? अमोनिया रिलीज करने के लिए इनको कंटिन्यूसली पानी के अंदर रहना होगा, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। अब इसके बाद क्या ये यूरिक एसिड रिलीज कर सकता है? तो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स, जो कि ये नहीं है। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार जरूर नीचे चेक कर लीजिएगा। पीकॉक जो है उसमें किडनी होता है, लेकिन यूरिक एसिड जो है वो रिलीज होता है, ना कि यूरिया रिलीज होता है। हाउस फ्लाई में रीनल ट्यूब्यूल्स है और यूरिक एसिड है। हाउस फ्लाई में रीनल ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से आंसर जो होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा हमारा बन जाएगा सैलेमेंडर, किडनी और यूरिया। बस मस्त सा क्वेश्चन था। सेम टाइप का क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, नीचे जो क्वेश्चन है इसको भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन किन किन लोगों से बनता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पूछा गया है 2012 में से। चलिए, which of the following options gives the correct categorization of 6 animals according to the type of nitrogenous waste they give out? अब देखते हैं। नंबर 1 में अमोनोटेलिक, पिजन और ह्यूमन, ये तो यहीं पर गलत हो गया जी।
कैसे? अब अमोनोटैलिक आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं है, पिजन भी नहीं होता, पिजन यूरिक एसिड निकालेगा, ठीक है। अमोनोटैलिक में लिखा हुआ है फ्रॉग और लिजर्ड, ये हो सकता है? हो सकता है, क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं, लिजर्ड जो है वो, लिजर्ड जो है वो अमोनोटैलिक नहीं होगा। एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक एम्फीबिया अमोनोटैलिक होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले एम्फीबिया अमोनोटैलिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके बाद यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक में फ्रॉग जो कि एक एम्फीबियन है, टेरेस्टेरियल एम्फीबियन है, और ह्यूमंस यानी कि हम यूरिया रिलीज करते हैं, सही बात है। और इसके बाद यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक में कौन आ जाएगा? यूरिकोटैलिक में एक एवस है यानी कि पक्षी है, लिजर्ड यानी कि रेप्टाइल है, और कॉकरोच है यानी कि ऑर्थोपोडा है। इस हिसाब से सी आंसर सही लग रहा है, डी को एक बार जरूर चेक कर लेते हैं। एक्वेटिक एम्फीबिया अमोनोटैलिक सही है, लेकिन यूरियोटैलिक में कॉकरोच लिखा हुआ है और यूरिकोटैलिक में फ्रॉग लिखा हुआ है, इसी कारण इन दोनों के कारण ये आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमंस एंड अडल्ट फ्रॉग्स? देखिए क्या क्या होता है। 4 चेंबर वाला हार्ट, देखिए अब आपको चैप्टर मालूम है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये वाला न्यूक्लिएटेड आरबीसी, आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में एक्सटर्नल होता है। 4 चेंबर हार्ट, फ्रॉग में 3 चेंबर होता है। यूरियोटेलिज्म जो है वो कॉमन होगा। इसके बाद चौथा नंबर सॉरी, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म किस में पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूरिक एसिड जो है वो पक्षियां निकालेंगी और रेप्टाइल निकालेंगी। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो ए बनेगा, एकदम मस्त तरीके से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड कहां पर सिंथेसाइज होता है? ठीक है, इसके बाद आगे की लाइन को आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। चलिए देखें, देखते हैं। नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड, अब नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो तो अमोनिया है, लेकिन उसको हम कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जो कि होता है यूरिया साइकिल के थ्रू, जिससे अमोनिया जो है यूरिया में बदल जाती है। अब यूरिया को बनाने का जो प्रक्रिया है, अमोनिया को यूरिया में बनाने का जो कन्वर्जन का जो प्लेस है वो होता है लीवर। तो सिंथेसाइज्ड इन लीवर होना चाहिए, तो शुरू के दो तो गलत हो गए। सिंथेसाइज्ड इन लीवर ये सही लग रहा है, एंड ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल, यानी कि बाइल जूस जो है वो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है, ये कहा जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, बाइल जूस जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा ड्यूरिंग डाइजेशन। अब डी वाला ही सही होना चाहिए, इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनीज, मोस्टली थ्रू किडनी से रिलीज होता है। बोलेंगे मोस्टली क्यों सर? क्योंकि यूरिया स्वेटिंग से भी बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिया वहां से भी बाहर निकल जाएगा। 5वां ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन बना के देखिएगा। 5वां का आंसर क्या बना सर? 5वां का आंसर कुछ ऐसा बना है, डी। 6वां ऐसे ही सॉल्व करना है एक एक करके, आराम आराम से। 6वां, यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ यूरिक एसिड। अभी आपको थोड़ी देर पहले पता चल गया है क्या? इंसेक्टा, एवस, रेप्टिलिया, ठीक है, ये तीनों क्लासेस है। ठीक है, ये तीनों क्लासेस है, ये ऑर्थोपोडा का क्लास है, बाकी दोनों कॉर्डेटा का क्लास है। अब इनमें क्या होता है? इनमें होता है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, जो कि केवल यहाँ कॉकरोच दिख रहा है, जो कि इन तीनों में से किसी एक का मेंबर है। तो कॉकरोच इसका आंसर बन जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। यूरिक एसिड कहाँ से रिलीज होता है, ये बन जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड? बहुत मस्त है। देखिए 7वां का आंसर क्या बनना चाहिए? देखिए एकदम मस्त भैया, एकदम मस्त है। थोड़ा सा सोचिएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऑर्निथिन साइकिल किसको बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल इज यूरिया साइकिल। क्या है? यूरिया साइकिल, जिसमें ऑर्निथिन बनता है। इसी को क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। अब यूरिया साइकिल में यूरिया बनता है,
लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। यूरिया साइकिल के लिए हमको अमोनिया चाहिए होता है और CO2, इन दोनों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम लोग यूरिया बनाते हैं। तो यूरिया किससे बना? CO2 and NH3 यानी कि अमोनिया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। यूरिकोटेलिज्म अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ऊपर ही इसका आंसर बताए हैं। क्या है इसका आंसर? सी है इसका आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां हो गया सॉरी, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया इज डन बाय, अब भी थोड़ी देर पहले बना, ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, यही है चारों के चारों, सॉरी तीनों के तीनों एक ही चीज होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, इन यूरियोटेलिक एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड बाय, यूरिया कैसे बनता है हमारी बॉडी में, कौन से साइकिल से? ऑर्निथिन साइकिल से। सेम सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं, 2000, 2009 में, 2004 में, 2000 में और 1997 में, 1997 में, घुमा घुमा के सेम क्वेश्चन पूछते हैं भैया। एक्सक्रीशन वाला चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, जितने क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना लेंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे आराम से आप बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। द यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरिया इज फॉर्म्ड बाय, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, EMP पाथवे नहीं है, कोरी साइकिल नहीं है, क्रेब्स साइकिल नहीं है, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल है। क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन के लिए होता है। फिर से सेम क्वेश्चन, ये आ गया ऑर्निथिन साइकिल। चलिए अगला, बार बार सेम क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया जा रहा है भैया, बार बार सेम क्वेश्चन, कितने बार यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 11वां नंबर देखेंगे, द ऑर्निथिन साइकिल रिमूव्स 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन लिवर, दीज प्रोडक्ट्स आर, अभी थोड़ी देर पहले इसको भी बनाए थे, रिपीटेटिव क्वेश्चन। देख रहे हैं, मैंने बोला ना, अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन को सही तरीके से बना लिया, अगर आपने चैप्टर एक बार ठीक से पढ़ लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। यहीं पर एक ही पेज में 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में केवल 3 हमारे पास क्या लगे, 3 भी नहीं, केवल दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ और 12 क्वेश्चन बन गए। पहला कॉन्सेप्ट अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म किस में होता है, और दूसरा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कैसे करते हैं और कौन करता है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू एग्जांपल्स इन विच द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज बर्ड्स एंड लिजर्ड्स, वही जो थोड़ी देर पहले बनाए थे। क्या बोला मैंने? पूरा एक पेज, इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा का पूरा एक पेज केवल 2 कॉन्सेप्ट में बन गया, केवल 2 कॉन्सेप्ट में। तो अगर आपको ये लगता है भैया कि नीट बहुत टफ है, हमसे हो नहीं पाएगा, तो एक पूरा का पूरा पेज अगर आप 2 कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, तो अगर आपसे 1-2 कॉन्सेप्ट थोड़ा चूक भी जाता है, तो उसके बाद भी 350 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े से हैं, उनको घुमा कर फिरा कर इधर से उधर से ले जाके आपके लिए क्वेश्चन बना दिया जाता है और आप लोग हो जाते हैं परेशान। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एज, देख लिए कौन अमोनोटेलिक है कौन यूरियोटेलिक है, यहीं से क्वेश्चन फिर से 13वां नंबर का बन रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि एम्फीबिया जो होते हैं, एम्फीबिया ये यूरियोटेलिक होते हैं, और जो एम्फीबिया का लार्वा होता है, क्योंकि वो पानी में रहता है, एम्फीबिया का लार्वा जो है वो पानी में रहता है, इसलिए पानी में रहता है तो अमोनिया डायरेक्टली रिलीज कर लेता है, तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। तो अमोनिया इन टेडपोल ये सही लग रहा है, यूरिया इन अडल्ट फ्रॉग ये भी सही लग रहा है, यही सही होगा। ठीक है, क्या हो गया? यही सही हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, टेडपोल क्या हुआ? लार्वा ऑफ फ्रॉग। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, 14 नंबर क्वेश्चन देखें क्या बनेगा। चलिए अब ऑप्शन दिखा देते हैं, चलिए डी ऑप्शन छुप छुप रहा था, डी ऑप्शन अब दिखा देते हैं थोड़ा सा ऊपर, और हाँ ये ठीक है।
मैच करना है भैया, मैच करना है, इसको मैच करना है, मैच करिए। चलिए अब देखते हैं आप में इससे क्या चीज को आप पहचान सकते हैं। ये तो यूरिनरी ब्लेडर लिख दिया, ये किडनी लिख दिया, एबीसीडी को छुपा दिया। अब अगर मान लो कि बात आपको ये एकदम ऐसे लग रहा है भाई क्या है ये, तो ए तो समझ में आ रहा है एड्रिनल ग्लैंड है, तो ए में कहीं पर एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है, ए एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि यही आंसर बन गया, अब इसके आगे देखना है कि क्या सही लिखा है। लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी सिक्रेट कैटाकोलामाइंस विच स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। कैटाकोलामाइन यानी कि मेड्यूलरी हार्मोन्स, अगर आपको हार्मोन वाला चैप्टर क्लियर है, मेड्यूलरी हार्मोन्स, ठीक है। तो ये तो लग तो रहा है सही। क्या ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाते हैं? जी हाँ, ये ग्लाइकोजन का भी ब्रेकडाउन कराते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो रिलीज होते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज तो होते हैं। चलिए ये लग तो रहा है, लेकिन क्या कैटाकोलामाइन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराएंगे? जी हाँ, कैटाकोलामाइन क्या कराएंगे, ये लोग एनर्जी प्रोडक्शन को हाई कराएंगे। एनर्जी प्रोडक्शन हाई करने के लिए ये किया जा सकता है। तो चलिए ये आंसर हो सकता है सी। कुछ और को देखते हैं, क्या आप किसी और चीज को समझ पा रहे हैं? अब देखते हैं सी को लिखा है मेड्यूला, सी जो है ये मेड्यूला, ये डार्क वाले हिस्से में दिख तो रहा है मेड्यूला जैसे, इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन्स कंप्लीट नेफ्रॉन्स। सी मेड्यूला सही है, लेकिन इसमें लिखा है कंप्लीट नेफ्रॉन्स। कंप्लीट नेफ्रॉन नहीं होता, देखिए नेफ्रॉन या तो कंप्लीटली कॉर्टेक्स में होगा, या तो आधा कॉर्टेक्स आधा मेड्यूला में होगा, कंप्लीटली मेड्यूला में नहीं होता, इसलिए गलत है। बी नंबर देखें, डी कॉर्टेक्स, डी जो है कॉर्टेक्स, हाँ कॉर्टेक्स जैसे दिख रहा है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी, ये भी ठीक है। एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अब भी बताया कि कोई भी नेफ्रॉन हो वो पक्का कॉर्टेक्स में रहेगा जरूर। बी नंबर पेल्विस, बी नंबर पेल्विस, ये कैलिक्स है या पेल्विस है, कहां पर मार्क है? ठीक है चलिए पेल्विस लग रहा है, हो सकता है। ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू रूप ऑफ एनले। अब ये कनेक्टेड डायरेक्टली लूप ऑफ एनले से नहीं होता है, क्योंकि पेल्विस आगे जाकर डिवाइड करेगा मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद जाकर के लूप ऑफ एनले, और लूप ऑफ एनले भी पहले डीसीटी में जाता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स पेल्विस, उसके बाद यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, क्या आंसर बनेगा? सी आंसर बनेगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, हमारा जो आंसर था वो सही था। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड का पार्ट कौन नहीं होता है? ये अगर आपको समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। रीनल पिरामिड अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि डीसीटी और पीसीटी नहीं आते हैं, क्योंकि डीसीटी और पीसीटी कहाँ होंगे? डीसीटी और पीसीटी पूरे कॉर्टेक्स में होंगे। कहां पर होंगे? कॉर्टेक्स में। मेड्यूला में आएगा तो केवल लूप ऑफ एनले आएगा, लूप ऑफ एनले ही मेड्यूला का पार्ट बनता है अगर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है। इसको आसान भाषा में फिर से समझाते हैं। नेफ्रॉन दो तरीके के हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कंप्लीटली कॉर्टेक्स में है, और एक होता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन यानी कि जो आधा कॉर्टेक्स में और आधा आधा मेड्यूला में है। कॉर्टेक्स में माल्पिगियन कॉर्पसल और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, और केवल मेड्यूला में क्या होते हैं? मेड्यूला में केवल लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। तो क्योंकि रीनल पिरामिड यानी कि ये जो ये मेड्यूला में बना हुआ पिरामिड दिख रहा है, इसे रीनल पिरामिड कहते हैं। अब ये मेड्यूला में है तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेड्यूला में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने से ये बन गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये बन गया। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है, नेफ्रॉन इसका आंसर है सी, ठीक है। अगर आपको इतना में भी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा पढ़ाई को आपको बेटर करना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which one of the four parts mentioned below does not constitute a part of single uriniferous tubule? इनमें से कौन है जो केवल एक यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल का हिस्सा नहीं होता है? मतलब कि यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन, ऐसा कौन है जो सिंगल यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब एक नेफ्रॉन का नहीं बना है? डीसीटी, एक नेफ्रॉन में एक डीसीटी होता है,
कलेक्टिंग डक्ट, बोमन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले। अब देखिए, अगर आपको ठीक से समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा कि अगर ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ पर आके एक नेफ्रॉन जुड़ता है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़ करके एक कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं बनता है, इसलिए आंसर बनेगा इसका बी। इसका आंसर क्या बनेगा? बी। 18 नंबर, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ। पीसीटी और डीसीटी किसका पार्ट होता है? पीसीटी और डीसीटी किसका पार्ट होता है? अब देखते सर ना लोग ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लग जाएंगे, लेकिन सीमन से बना है ये वर्ड। किससे बना है? सीमन से बना है। ओविडक्ट नहीं है, वास्ट डिफरेंस नहीं है। ये तीनों कहाँ होते हैं? ये तीनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और हमारा आंसर क्या बन जाएगा? बी, नेफ्रॉन। हमारा आंसर क्या बन जाएगा जी? बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका आंसर है। चलिए आगे चले, आगे चले जी, चलना तो पड़ेगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नहीं 20 नहीं भैया, 18 का 19 नंबर क्वेश्चन। द नेट प्रेशर ग्रेडियंट। नेट प्रेशर ग्रेडियंट एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम साफ सुथरी, एकदम साफ सुथरी एनसीईआरटी से उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया गया है। आपको अगर इसका आंसर पता होगा तो इसका आंसर आएगा 30 mm, नहीं 30 mm इसका आंसर आएगा 20 mm Hg। इसका आंसर क्या आएगा? 20 mm Hg। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पढ़िए आराम से, पढ़िए आराम से। क्या लिखा है? द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब देखना पड़ेगा आपको, अगर आता होगा तो। लूप ऑफ हेनले ऐसा है, ठीक है, इसका जो डिसेंडिंग पार्ट है यहाँ से केवल H2O बाहर निकल सकता है, और असेंडिंग पार्ट से केवल सॉल्ट बाहर निकल सकता है, यानी कि आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट है, पोटेशियम है, ये सब बाहर निकल सकता है। तो डिसेंडिंग वाला परमिएबल टू वाटर होता है, यहाँ इम्परमिएबल टू वाटर लिखा है, तो ये गलत हो गया। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, जबकि अभी मैंने बताया ये भी गलत है, उल्टा लिख दिए ए और बी को। सी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, फिर से गलत लिख दिए। डी, द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये सही है। यहां से केवल इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल सकते हैं और पानी बाहर नहीं निकल सकता। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 21 एकदम आसान सा क्वेश्चन है। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। आपको पता होगा कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? पीसीटी में होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का भी होता है और सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इन दोनों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसका प्राइमरी एक्टिव, इसका सेकेंडरी एक्टिव, तो ये हो गया हमारा बी, ठीक है। चलिए 22 नंबर, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए, इससे मत बोलिएगा नेफ्रॉन खत्म हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल आंसर होगा। 22वां में अगर आप पीसीटी बाहर निकाल देते हैं तो क्या होगा? और पीसीटी बाहर निकाल देने के कारण क्या होगा? क्या होगा? वाटर जो है 80% ऑब्जर्व हो जाता है पीसीटी में। तो अगर पीसीटी नहीं होगा तो ये 80% वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? वो निकलने लगेगा। इस हिसाब से सी आंसर बनेगा। नो चेंज इन क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं। यूरिन फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आदमी मर जाएगा, ये सारे आंसर गलत है, ठीक है। मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी जो है वो रुकेगा, ठीक है। चलिए, पानी रुकेगा। 23वां नंबर, 3 क्वेश्चन इस पेज के बचे। इस पेज के बाद अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। 25वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग अगले वाले पार्ट में देखेंगे। 23rd नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 to 80% फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जर्व्ड इन द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे पीसीटी, तो 80% वाटर वहीं पर रीअब्जर्व हो जाता है और 70% सोडियम का भी ऑब्जर्प्शन वहीं पर हो जाता है, तो ये हो गया पीसीटी। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर आना चाहिए? PCT. Which one of the following correctly explains the function of specific part of human nephron? पार्ट के नाम लिखे हैं, उनके काम लिखे हैं। काम को मैच करना है उसके नाम से, जो सही मैच हो रहा है उसको देख लीजिएगा। पहला वाला देखते हैं, देखें। पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस स्लिट पोर्स
फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बोमन्स कैप्सूल। सही तो लग रहा है। पोडोसाइट, पोडोसाइट पता होगा, बोमन्स कैप्सूल के यहाँ पर जो सेल होते हैं उनको पोडोसाइट्स कहते हैं। हेनलेज लूप, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जबकि हेनले लूप में नहीं, वो पीसीटी में होता है, पीसीटी में होता है, तो गलत हो गया। ठीक है। सी क्या लिखा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, जबकि डीसीटी में क्या होगा, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा। चलिए इसके बाद डी, afferent arterioles carries the blood away from the glomerular towards renal vein। afferent arteriole क्या करते हैं, carries the blood away from the glomerulus, जबकि afferent arteriole जो है वो क्या लेके आती है, वो लेके आती है ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ, नॉट अवे। ये हो जाएगा टुवर्ड्स, टुवर्ड्स होना चाहिए था, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। तो हमारा ए आंसर सही बैठता है। हमेशा चेक कर लिया कीजिए, कोई खास समय नहीं लगता है, ताकि कहीं अगर हो सकता है जल्दबाजी में, मुझसे भी हो सकता है कि जल्दबाजी में एक आध शब्द मैं मिस कर रहा हूं, जैसे अवे को भूल गया ऐसे पढ़ते पढ़ते, अरे यही तो आंसर है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए क्रॉस चेक कर लिया कीजिए कि आपको जो सही लग रहा है उसके अलावा क्या दूसरा भी कोई सही लग रहा है या नहीं। अगर दो सही लगते हैं तो आप 2-3 बार पढ़िएगा, तब जाकर सही आंसर आएगा। जल्दबाजी के चक्कर में -5 कराने से अच्छा, -5 बोलोगे, 4 नंबर कटे नहीं मिले, -1 तो -5 हुआ कि नहीं हुआ। -5 कराने से अच्छा आप किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेके +4 करा लीजिएगा। गलत होता तो -5 होता, सही हो गया तो +4 हो गया, यानी कि आप 9 नंबर आगे हैं। कितने नंबर आगे हैं, 9 नंबर आगे हैं। जिसने उसी क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत कर दिया, आपने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समय लेकर के सही बना दिया, तो आप उस इंसान से 9 नंबर आगे हैं। 9 नंबर में 10 सीट जो है वो गायब हो जाती है, 50 सीट गायब हो जाती है। आप एम्स पहुंच सकते हैं। आपके मेडिकल कॉलेज का सपना टूटने और बनने के बीच का ये फासला हो सकता है, ये 9 नंबर। इसलिए थोड़ा सा जहां पर लगे कि बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझते चले जा रहे हैं। अब इस तरीके से पढ़ने से आपको ये तैयारी होने लगेगी कि आपके आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का बताया है लिंक में जाइएगा, फॉर्म को भरिएगा। अगले आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए, और हाँ, वो बेल वाला आइकॉन दबा दो तो इंतजार क्या है, जल्दी खत्म होगा, पता चल जाएगा कि वीडियो आ गया है, तो उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।